Yeah, is my screen is visible to everyone? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया था, 46 ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं, देखते कोशिश करते हैं जितने ज्यादा आज कवर कर लें तो उतना बेटर है, बिकॉज 2 सेशंस जो हमारे मिस हुए उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ऑन आवर स्क्रीन्स इज the doctrine of Lipschitz enshrined under section 52 of the TPA is based upon rule of constructive notice, rule of necessity, rule of convenience or all of the above। सेक्शन 52 के अंदर लिस्पिडेंस का पूरा प्रोसेस है, लिस्पिडेंस की डॉक्ट्रिन रखी गई है। एंड लिस्पिडेंस मींस दैट इफ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन वन ऑफ द पार्टी ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू सम अदर पर्सन, so the other person जिसको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, whosoever is the transferee, he is bound by the order or the decree which is to be given by the court। ठीक है, तो जो भी कोर्ट का डिक्री या जजमेंट फ्यूचर में आएगा वो ट्रांसफरी उस जजमेंट से बाउंड होने वाला है। तो ये सेक्शन नंबर 52 के अंदर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पिडेंस है, ये किस रूल के ऊपर आधारित है? दैट इज द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रूल ऑफ नेसेसिटी, रूल ऑफ कन्वीनियंस और ऑल ऑफ द अबव। यस एवरीवन, it is rule of constructive notice, rule of necessity, rule of convenience or all of the above। Yes, शिखा, सुरेंद्र आप ए कह रहे हैं, that is rule of constructive notice, शिखा डी कह रही हैं, that is all of the above। देखो, इस चीज को चाहे आप अपने बेरेक्स में भी ना सेक्शन नंबर 52 के कहीं आसपास लिख लेना, दैट जो हमारा सेक्शन 52 के अंदर जो प्रिंसिपल है, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पिडेंस का, दैट इज बेस्ड अपॉन द रूल ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, रूल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर आधारित है, बिकॉज लिस्पिडेंस की थ्योरी में हम एक चीज जरूर आपको समझनी है कि लिस्पिडेंस डज नॉट मीन्स कि एक व्यक्ति ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है। दो इफ ही मेक्स द ट्रांसफर, द ट्रांसफरी इज बाउंड बाय व्हाटएवर द ऑर्डर और द डिक्री व्हिच इज टू बी गिवन बाय द कोर्ट। तो उसका हमेशा ध्यान रखना है। सो नेसेसिटी का प्रिंसिपल है कि व्हाटएवर द जजमेंट इज टू बी गिवन बाय द कोर्ट, उस जजमेंट को ऑनर किया जा सके। ठीक है, इसीलिए सेक्शन नंबर 52 का प्रिंसिपल है, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पिडेंस, दैट इज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स if the property is being transferred to some person। clear? so इसका ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का रूल है, it is not the rule of constructive notice, वो रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है that the doctrine of lispendence is based upon the doctrine of necessity and not upon the rule of constructive notice। ठीक है, so coming to the next question, the question number 47 है हमारे सामने। question is that where in a transfer of property an interest is created absolutely in favor of any person, though the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner। Where a transfer of property is there and an interest is absolutely given in favor of the person, though the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है he shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there is no such direction, he shall not be entitled to the interest, he shall be entitled to the interest subject to the terms and the conditions, and last one is option number D, that is none of the above। yes, that we have discussed in the earlier sessions, and option number A is the right answer। ठीक है, that the person is entitled to receive and to dispose of such interest as if there is no such condition। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक आप लोग कह रहे हैं। सेक्शन नंबर 11 जो है वो इस प्रिंसिपल को बताता है, एंड सेक्शन नंबर 11 के अकॉर्डिंगली हम जो है इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्रिजम्पशन ऑफ इक्विटी pertains to which of the following sections। ठीक है, अगर किसी को पता है तो बता दे, नहीं पता है तो अभी मैं लिखवा दूंगा कि कौन से सेक्शन में इक्विटी के प्रिंसिपल्स जो है वो रखे गए। यस एवरीवन, द प्रिजम्पशन ऑफ इक्विटी pertains to which of the following sections? 45, 46, 47 और 48।
यस एवरीवन, स्पीकर्स म्यूट करके रखेंगे सभी लोग। प्रिजम्पशन ऑफ इक्विटी, मैंने आप लोगों को शायद आपके बेरेक्स में मार्क भी करवाया होगा, दोज हु हैव टेकन अप द होल कोर्स, ठीक है। सेक्शन which section deals with the presumption of equity, ठीक है। मेरे ख्याल से you people are not very much sure about the answer, so let me discuss over here. Question number 48, ठीक है। कैसे लिख के अगर जवाब दे तो it will be better, ठीक है। sometimes the glitches are there and I am not able to hear whatever you are saying. क्वेश्चन क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ इक्विटी pertains to which of the following sections? 45, 46, 47 and 48. ठीक है, कैसे का आंसर दे रहे हैं? सेक्शन नंबर 45, सेक्शन नंबर 45 इज द वेरी राइट आंसर। देखो हमारे सेक्शन 45 जनरली जिस चीज के लिए बनाया गया है दैट इज अ जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन के एस्पेक्ट को लेके ये बनाया गया है, बट यहीं पे अगर आप इस पूरे सेक्शन को एक बार पढ़ें, सेक्शन नंबर 45 को कहीं साइड पे लिख लेना, दैट इज द प्रिजम्पशन ऑफ इक्विटी का प्रिंसिपल काम करता है। प्रिजम्पशन ऑफ इक्विटी क्या है उस पे भी अभी मैं आपको बताऊंगा। एक बार अगर इसको पढ़ें, सो व्हाट इज रिटन ओवर देयर, दैट वेयर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसीडरेशन टू टू और मोर पर्संस एंड सच कंसीडरेशन इज पेड आउट ऑफ अ फंड बिलोंगिंग टू देम इन कॉमन, ठीक है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, कंसीडरेशन जो है वो कॉमन फंड से दिया गया है, ठीक है। एंड द कॉमन फंड इज बिलोंगिंग टू मोर देन वन पर्सन, दे आर इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी respectively entitled to interest in the property identical as nearly as may be with the interest to which they have been respectively entitled in the fund। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी एक हम लोगों ने एक कॉमन फंड क्रिएट किया जिसमें मैंने 10 लाख डाला, आपने 5 लाख डाला, एक और व्यक्ति ने 5 लाख डाला, सो एवरी पर्सन हैज पुट अप देयर शेयर इन अ कॉमन फंड। उस कॉमन फंड में से हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो जनरली हम ये समझते हैं कि जिस व्यक्ति का जितना इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में उतनी उस फंड में उतना उस प्रॉपर्टी में उसकी जो है हिस्सेदारी रहेगी। लेकिन इसी के नीचे अगर आप आगे पढ़ें, एंड वेयर द कंसीडरेशन इज पेड आउट ऑफ द सेपरेट फंड्स बिलोंगिंग टू देम, they are in the absence of the contract to the contrary respectively entitled to the interest in the property in proportion to the shares of the consideration। तो जितना जितना उन लोगों का कंसिडरेशन बनता है, अगर सेपरेट फंड से प्रॉपर्टी खरीदी है तो जितना जितना पैसा दिया है उतना उतना जो है वो लोग इंटाइटल्ड हैं। लेकिन प्रिजम्पशन ऑफ इक्विटी कहां आती है? वो इसी का पैरा नंबर 2 अगर आप देखें तो लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ द एविडेंस as to the interest in the fund to which they are respectively entitled or as to the shares which they are respectively advanced। कि अगर हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक एविडेंस नहीं है कि किस व्यक्ति का उस फंड में उस पैसे में कितना हिस्सा बनता था और प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा बनाया जाएगा, इसको लेके अगर हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, तो लास्ट में लिखा है that it will be presumed to be equally interested in the property, such persons are to be presumed to be equally interested in the property। और ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज हमें बताता है that is the presumption of equity कि सभी लोग जो है वो बराबर के हिस्सेदार हो सकते हैं। So section number 45 deals with the presumption of equity pertains to the joint consideration under section number 45, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है। इस पूरे सेट में जो मैंने टीपीए का आप लोगों के लिए सेट प्रिपेयर किया है, वी हैव 100 क्वेश्चंस ओवर देयर। सो अगर हम आज क्योंकि सेशन चल ही रहा है, ठीक है, तो कोशिश करते हैं हम कितने ज्यादा क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं, अगर 100 के 100 कंप्लीट हो जाते हैं तो वी कैन कंप्लीट द टीपीए टुडे इटसेल्फ, ठीक है। अगला सवाल है अंडर सेक्शन 53 आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स की बात करता है। अंडर सेक्शन 53 ऑफ द टीपीए, every transfer of immovable property made with the intent to defeat or delay the creditors of the transferor is voidable at the option of any creditor of the transferor, void and hence
transfer of the property is inoperative, voidable at the option of any creditor so defeated or delayed, void if made in favor of any person without consequence. Yes, which of the following is the right answer? Is voidable at the option of the creditor of the transferor, void and hence the transfer is inoperative, voidable at the option of the creditor so defeated or delayed, void if made in a favor of person without consideration. Yes, everyone. ठीक है, so as you people are referring over here, option number C, that is voidable at the option of the creditor so defeated or delayed. ठीक है, it is the right answer. Very good. अगले सवाल पे आते हैं. ये इसका आंसर की जो ये चेंज करना है, ये ऊपर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी का आंसर नीचे भी फिक्स हो गया है. ठीक है, एनी हाउ. अगला क्वेश्चन है a case law based question. Question है, in which of the among following cases the Honorable Supreme Court has clarified the difference between lease and a license. अब देखो lease और license वाला जो issue है, most of the times हमें मेंस के क्वेश्चन पेपर में लीज और लाइसेंस का डिफरेंस पूछ लेते हैं, या अदरवाइज ऑब्जेक्टिविटी में भी आ सकता है. तो अगर कभी ऐसा सवाल आपको मिलता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीज एंड द लाइसेंस, तो इस क्वेश्चन में जो भी राइट आंसर है उस जजमेंट को आप साइट करते हुए अपने आंसर को लिख सकते हैं. क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड द डिफरेंस बिटवीन द लीज एंड द लाइसेंस. एसोसिएशन होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस आर.एन. कपूर, मुनिसामी नायडू वर्सेस सी रंगनाथन, पी.जे.आर. रमैया वर्सेस अरागोंडा मुनियम्मा, and the last one is Mohammeduddin versus Asibun Nisa. Yes, if you are aware or had you ever gone through with any such kind of a case, या इनमें से किसी भी केस के बारे में अगर आपने पहले सुना है तो well and good, नहीं सुना है तो we can discuss that. गेस वर्क जो है वो भी कर सकते हो. ठीक है, कसक ने गेस वर्क किया है शायद. कसक गेस है या यू आर श्योर अबाउट इट? एसोसिएशन होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस आर.एन. कपूर, शिखा सी कह रही है. ठीक है, सभी लोग मेरे ख्याल से यहाँ पे गेस वर्क पे ही चल रहे हैं. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एसोसिएशन होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस आर.एन. कपूर. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लीज एंड द लाइसेंस वाज एक्सप्लेन्ड that in the case of Association of India, Association Hotels of India versus R.N. Kapoor का केस है, इसमें लीज और लाइसेंस का जो डिफरेंस है वो बताया गया था. ठीक है, the next question is question number 51 है, mark the correct statement in regard to the simple mortgage. simple mortgage जो है उसकी रेफरेंस में आप लोगों को सही स्टेटमेंट्स को मार्क करना है. ठीक है, कैसे कह रही है, लग रहा था कहीं पढ़ा है आर.एन. कपूर. आर.एन. कपूर के केसेस कहीं और पे भी पड़े हो सकते हैं, यू मस्ट बी वेरी मच श्योर, लेकिन अब तो मैंने बता ही दिया. ठीक है, आपको सिंपल मॉर्गेज में से जो कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है, वहां से आपको इन 4 स्टेटमेंट्स को देख के ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो सही है. ठीक है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. पहला है, डिलीवरी ऑफ द पोजेशन इज असेंशियल इन द केस ऑफ अ सिंपल मॉर्गेज. ठीक है, डिलीवरी ऑफ द पोजेशन is essential in the simple mortgage. Number 2 कह रहा है, in simple mortgage the mortgager undertakes personally to pay the mortgage money. Next कह रहा है, in the event of the default to pay the mortgage money the mortgagee will have a right to get the property sold. और D कह रहा है, fourth कह रहा है, the mortgagee will also get the right of foreclosure. simple mortgage में कौन सी चीज की आवश्यकता जो है वो रखी गई, क्या क्या चीजें, क्या कंटेंट जो है वो सिंपल मॉर्गेज से रिलेट करता है. देखो सेक्शन नंबर 58 मॉर्गेज का जो सेक्शन है हमारे टीपीए के अंदर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके जो क्लॉजेज हैं उन क्लॉजेज में इंटरनल डेप्थ में बहुत सारी चीजें रखी गई हैं कि इंग्लिश मॉर्गेज में क्या रिक्वायरमेंट है, इक्विटेबल मॉर्गेज क्या है,
मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स क्या है, एनॉमलस मॉर्गेज, यूजुफ्रैक्टरी और सिंपल मॉर्गेज। तो हर मॉर्गेज बाय कंडीशनल से, तो हर तरह के मॉर्गेज की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स है। क्वेश्चन आपका सिंपल मॉर्गेज से उठाया गया है कि क्या सिंपल मॉर्गेज में हर केस में डिलीवरी ऑफ पोजीशन होना जरूरी है या नहीं, यस और नो कर दीजिए। क्या डिलीवरी ऑफ पोजीशन होना जरूरी है या नहीं? यस एवरीवन, ठीक है। सो सुरेंद्र जी, सिंपल मॉर्गेज में डिलीवरी ऑफ पोजीशन होना मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल। आप दे भी सकते हैं, ना भी दीजिए, कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज है जिसमें आपको पोजीशन देना पड़ता है। बाकी अदर काइंड्स ऑफ मॉर्गेज में इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर गिविंग द पोजीशन टू द ऑपोजिट पार्टी। दूसरा, क्या सिंपल मॉर्गेज में मॉर्गेजर अपने आप को पर्सनली बाउंड करता है कि वो मॉर्गेज का पैसा जो है वो वापस करेगा, यस और नो? ठीक है, यस कर रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। सिंपल मॉर्गेज में यू अंडरटेक्स पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी। अगला है कि मॉर्गेज मनी, अगर टाइम पे पैसा जो है, जो मॉर्गेज मनी है वो नहीं मिलता है आपको, तो मॉर्गेजी क्या प्रॉपर्टी को बेचने की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है? कैन द मॉर्गेजी हैज अ राइट, can avail his right to get the property sold? The answer is yes, ठीक है। मॉर्गेज अगर सिंपल तरीके का है तो वहां पे प्रॉपर्टी सोल्ड करने का आपके पास रास्ता रहेगा। एंड लास्ट वन इज मॉर्गेजी विल आल्सो गेट द राइट ऑफ फोरक्लोजर। क्या ये सही है या नहीं है, यस और नो? मॉर्गेजी विल आल्सो गेट अ राइट टू go for the foreclosure. The answer is no. फोरक्लोजर का जो अधिकार है वो सिर्फ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में होता है। सो ओवर हियर merely in the given statements only पॉइंट जो स्टेटमेंट नंबर 2 है और स्टेटमेंट नंबर 3 है सिर्फ वही ठीक है। सो द राइट आंसर इज सी, ठीक है, राइट आंसर इज सी, ठीक है। शिखा बी कह रहे हो, बी में तो 1 2 3 आ रहा है ना, तो 1 2 3 में 1 जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज डिलीवरी ऑफ द पोजीशन इज एसेंशियल, ये ठीक नहीं, ठीक है। तो ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट। 58 बी को हम जो है रेफर करते हैं। अगला सवाल यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज से उठाया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज? where without delivery of the possession of the mortgage property the mortgager binds himself to pay the mortgage money, where the mortgage mortgagee आएगा यहाँ पे, where the mortgager delivers possession to the mortgagee but retains the profits of the property. Next आ रहा है where the mortgager binds himself to repay the mortgage money on a certain date, और last है none of the above। यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज में कौन सी चीज जो है वो आती है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज विदाउट द डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो सकता है, यस और नो? यस एवरीवन, इज यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज कैन बी विदाउट द डिलीवरी ऑफ पोजीशन, तो स्टेटमेंट नंबर ए गलत है। नेक्स्ट कह रहा है where the mortgagee delivers the possession to the mortgagee but retains the profits of the property। तो मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज में दी, आप मॉर्गेजी हैं, मैं मॉर्गेजर हूं, लेकिन मैंने पोजीशन भी दे दिया, लेकिन मैंने प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी को खुद अपने पास रखा है। क्या यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज में ऐसा हो सकता है? यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज में तो व्यक्ति को पोजीशन दे देते हैं और प्रॉपर्टी की इनकम से वो व्यक्ति अपने लोन अमाउंट को सेट ऑफ करवाता जाता है। सो जो स्टेटमेंट नंबर बी में लिखा है ये भी गलत है। अगला, where the mortgager binds himself to repay the mortgage money on a certain date, तो यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज में कोई सर्टेन डेट जो है वो नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेक्शन नंबर 58 अगेन रेफर करेंगे। अगला क्वेश्चन है a provision of longer period in the matter of accumulation of the property under section 17 of the contract TPA amounts to 18 years, 20 years, 22 or 25 years. Longer period is, ठीक है, बड़ी जल्दी से जवाब आ रहे हैं, that is option number A, 18 years। ठीक है, very good। सेक्शन नंबर 17 में हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a bit kind of an important question बिकॉज टीपीए में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डॉक्ट्रिन्स एटसेट्रा जो है वो पूछने का एक ट्रेंड हमेशा से ही हर स्टेट में रहता है। क्वेश्चन है which among the following doctrines has been dealt under section number 73 of the TPA? Doctrine of acceleration,
डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रेस। सेक्शन नंबर 73 के अंदर कौन सी डॉक्ट्रिन जो है वो आपको मिलती है? यस, जिन लोगों ने क्लासेस लगाई हैं, ठीक है, आपको तो आंसर मुझे लगता है देना चाहिए। ठीक है, कसक ने दे दिया है, वेरी गुड। देखो, जहां तक सेक्शन नंबर 73 की बात है, लेट मी फर्स्टली टेक अप द सेक्शन ओवर हियर एंड देन आई विल टेल यू दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज गोइंग टू गेट अप्लाइड इन द केस ऑफ सेक्शन नंबर 73। तो आप 73 अपना बेरेक्ट में भी निकालिएगा और वहीं पे जो मैं अभी मार्क करवाऊंगा उसको लिख लेना। देखो, सेक्शन नंबर 73 कह रहा है राइट्स टू प्रोसीड ऑफ रेवेन्यू सेल एंड कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन। लिखा है, द मॉर्गेज प्रॉपर्टी और एनी पार्ट thereof or any interest therein is sold owing to the failure to pay the arrears of revenue or other charges of the public nature or rent due in respect of such property, and such failure did not arise from the default of the mortgagee. The mortgagee shall entitled to claim payment of the mortgage money in whole or in part out of the surplus of the sale proceeds remaining after the payment of the arrear or the charges and deductions directed by law. ये बेसिक सा प्रिंसिपल रखा गया कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज कर रखी थी, मॉर्गेजी के पास वो प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को मॉर्गेज करी है, सो द पर्सन हु हैज गिवन लोन टू मी ऑन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो वो मॉर्गेजी कहलाया जाएगा। तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी किसके पास है? मॉर्गेजी के पास। वो प्रॉपर्टी जो है किसी कारण से बेची गई। क्यों बेची गई भाई? द रीजन इज कि उस प्रॉपर्टी पे कोई एरियर्स ऑफ रेवेन्यू या कोई और चार्जेस थे या रेंट एटसेट्रा ड्यू था, जिसके कारण से वो प्रॉपर्टी बेच के पैसे की रिकवरी होनी थी। And such failure does not arise because of any default of the mortgagee. Mortgagee के इसमें कोई fault नहीं है. So mortgagee shall be entitled to claim payment of the mortgage money in whole or in part out of the surplus of the proceeds remaining after the payment of the arrears and after all charges and deductions directed by law. तो अगर वो प्रॉपर्टी बिकती है, बेची जाती है, क्यों बेची गई? ताकि हम उससे जो भी हमने रिकवरी करनी थी वो कर लें। तो जो भी उसमें से सरप्लस बचेगा, मॉर्गेज मनी जो मॉर्गेजी ने लेना है, जिसने आपको उधार लिया था, उसने जो अपना पैसा रिकवर करना है, वो उसमें से वो अपना पैसा जो है रिकवर कर सकता है। सो दैट इज बेसिकली द प्रोविजन इन सेक्शन नंबर 73। ये चीज है। अब 73 के अंदर कोई एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिखता, कंडीशनल लिमिटेशन नहीं लिखती, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी का एक रूल जो है वो हमें जरूर दिखता है। तो सेक्शन नंबर 73 के आगे यू प्लीज मेंशन इट दैट इट डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। ठीक है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। कसक ने आंसर दिया था, ठीक है, बाकी तो मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन इसको आप लिख लो। सेक्शन नंबर 73 डील्स विद द राइट ऑफ प्रोसीड ऑफ रेवेन्यू सील एंड कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन व्हिच इज आल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। टीपीए में और भी जगह सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स रखे गए हैं, उन्हीं में से एक सेक्शन नंबर 73 के अंदर भी है। तो कभी-कभी आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी कहां मिलेगा, तो 73 जो है वहां पे भी सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी का प्रिंसिपल रखा है। अगला सवाल, the provision of English mortgage has been discussed under which section of TPA? The provision of English mortgage has been discussed under which provision of TPA? 58D, E, F or G? Yes, under which section English mortgage is being dealt? ठीक है, so I am getting the right answer from your side, that is option number B। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज सेक्शन नंबर 58 क्लॉज नंबर ई की बात कर रहे हैं। क्लॉज ई के अंदर इंग्लिश मॉर्गेज का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। ठीक है, वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर टीपीए, ये हमने पहले प्रोविजंस डिस्कस किए उसी में से। अंडर टीपीए इट हैज बीन स्टिपुलेटेड दैट द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली एब्सोल्युटली, कंडीशनली, absolutely or conditionally, or none of the above.
प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड absolutely only, conditionally, both, or none of the above. The right answer should be given in reference to section number 7. ठीक है, 7 बताता है ना ट्रांसफरर कैसे कैसे ट्रांसफर जो है प्रॉपर्टी को वो कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली यू मे मेंशन द राइट आंसर टू मी. ठीक है, so as you people are stating that option number C is the right answer. Option number C जो है अगेन सेक्शन नंबर 7 की मैं रेफरेंस लूंगा. एब्सोल्युटली और कंडीशनली दोनों तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो जा सकती है. Next question is, in which among the following cases can a transfer be made orally? ठीक है, इनमें से कौन सी वो चीज है जिसमें ट्रांसफर जो है वो ओरली हो सकता है? सेल ऑफ रिवर्जन, एक्सचेंज अंडर 118, a gift and all of none of the above. In which of the following the transfer can be made orally? Sale of reversion, exchange, or under section 118, a gift and none of the above. Exchange में do it is written anywhere that the transfer can be made orally? Yes. क्या कहीं पे सेक्शन नंबर 118 या 19 या 20 में कहीं ऐसा लिखा है? बिकॉज जहां तक एक्सचेंज की बात है, एक्सचेंज में जो ऑपरेशंस हैं वो वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारी सेल में करते हैं. ठीक है, सो बायर्स और सेलर्स के जो राइट्स, लायबिलिटीज, मोड ऑफ ट्रांसफर, दैट इज अगेन द प्रोसेस व्हिच इज ऑफ सेल. ठीक है, म्यूचुअली ट्रांसफर भी अगर होगा, जिसको हम तबादला कहते हैं, एक्सचेंज मींस द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड द पर्सन हैव एक्सचेंज द प्रॉपर्टीज, तबादला कहा जाता है. इट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्मेट, यू कांट मेक इट ओरली. ठीक है, तो इन तीनों में से ही, ठीक है, वैसे तो देखो अगर मैं इसकी सब्जेक्टिव अप्रोच पे जाता हूं, सब्जेक्टिव अप्रोच पे, सो ऑल टुगेदर द आंसर कैन बी बिट डिफरेंट. ठीक है, सब्जेक्टिव अप्रोच पे अगर हम जाते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे एक्सचेंज की बात है तो एक्सचेंज में वो रूल्स अप्लाई होते हैं जो कि सेल पे होते हैं. सेल अगर 100 रुपए से कम की प्रॉपर्टी की हो रही है तो उसमें कहीं पे भी आपको रिटर्न, रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा करवाने की आवश्यकता नहीं है. सिमिलरली अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वहां पे भी आपको जो है रिटर्न फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन स्टिल as far as the question is concerned, तो क्वेश्चन में जो राइट आंसर बनता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज नन ऑफ द अबव. बिकॉज हम इनको जर्नल पैरामीटर्स पे अगर देखें तो लगभग सेल, एक्सचेंज और गिफ्ट तीनों में ही जो रिटर्न रिक्वायरमेंट्स है वो जरूरी है. सो नन ऑफ द अबव जो है वो आंसर इसका जो है वो सही बनता है. ठीक है, सो वैसे सब्जेक्टिव अप्रोच अगर होती तो हम इसमें एक डिटेल्ड आंसर जो है वो लिख सकते हैं. अगला सवाल बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. टीपीए केम इनटू फोर्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट? 17th February 1882, 17th February 1892, 1st of March 1892, 1st of July 1882. Yes. In which date the TPA came into existence? It came into force. The right date is 1st of July 1882. 1st July 1882 को TPA जो ये enforceable हुआ था. ठीक है, next question is, in the context of a contingent interest, in the case of happening of uncertain event, or as if specified uncertain event shall not happen, such person acquires the contingent interest in the property. Such interest becomes vested in the former case on the happening of an event, or in the later case when the happening of an event becomes impossible. Does not become a vested interest. Vested interest does not depend upon the happening or non-happening or none of the above. ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है. सेक्शन नंबर 21 से डायरेक्ट पूछा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है. एंड द राइट आंसर शुड बी, यस एवरीवन, व्हाट शुड बी द राइट आंसर एज पर यू? सेक्शन नंबर 21 को अगर हम फॉलो करते हैं, द मोमेंट द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट टेक्स प्लेस और व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, नॉन हैपनिंग वाले केसेस में, तो जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट था वो वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाता है. ऑप्शन नंबर ए जो है कर सकते हैं आंसर दिया. ये रेफर सेक्शन 19 नहीं आएगा, इट विल बी रेफर सेक्शन नंबर 21. ठीक है,
अगला सवाल, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉर्गेजेस हैव बीन डेल्ट अंडर सेक्शन नंबर 58? कितनी तरह के मॉर्गेज जो हैं सेक्शन नंबर 58 के अंदर रखे गए? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस आर देयर? 5, 6, 7, नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड। 7 है शिखा जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस आर देयर? ठीक है, there are not 7 kinds of mortgage, rather there are only 6 kinds of the mortgages। ठीक है, जिसमें आपका सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूजुफैक्टरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एंड एनॉमलस मॉर्गेज जो है, ये 6 तरह के मॉर्गेज जो है ये आते हैं। ठीक है, 7th कैटेगरी जो है वो कोई नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 60 टू सेक्शन नंबर 90 ऑफ टीपीए which dealt with the provision of foreclosure and sale was repealed by contract, CPC, sales of goods और limitation। सेक्शन नंबर 86 से 90 जो फोरक्लोजर और सेल की बात करते हैं, किस लॉ के द्वारा रिपील किए गए? Which law has repealed it? बड़ा सिंपल सवाल है। I don't think you must आंसर इट। यस, इसमें कुछ सोचने का विषय तो नहीं है। सीपीसी जो है, इन दैट पर्टिकुलर लॉ, जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है, ऑर्डर नंबर 34 डील्स विद द कंप्लीट सिनेरियो दैट हाउ द फोरक्लोजर एंड द सेल इन द केस ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टीज आर टू बी डेल्ट अराउंड। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। हमारा मॉर्गेज से रिलेटेड फोरक्लोजर और सेल का जो पूरा ऑर्डर है सीपीसी के अंदर, पहले वो टीपीए का पोर्शन हुआ करता था, लेकिन उसमें फिर प्रोसीजरल चीजें थी तो उसको सीपीसी में इंडोर्स कर दिया गया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है, अ हिंदू बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर एफ sells to S 3 fields X, Y and Z। ये एक हिंदू है, फादर से अलग हो गया और फादर की एक प्रॉपर्टी एस नाम के व्यक्ति को जो है वो बेच रहा है। 3 फील्ड्स हैं X, Y और Z, रिप्रेजेंटिंग दैट A is authorized to transfer these 3 fields। उसने ये कहा कि मैं तीनों फील्ड बेच सकता हूं। However, field Y did not belong to Mr. A। जो Y नंबर का जो प्रॉपर्टी था वो A को बिलोंग नहीं करता था, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर A एज अ हायर ऑब्टेन्स Y, मतलब वो प्रॉपर्टी उसको मिल गई। इन द मीनवाइल S और A हैज नॉट रिसाइंडेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। जो कॉन्ट्रैक्ट था अभी सबसिस्टेंस में था। इन सच अ सिचुएशन S may require A to deliver Y to him। S cannot ask A to deliver Y to him। Y can only be delivered on a new contract, on the new terms, and the earlier contract become infructuous। Which answer should be the right answer as per the given options? ठीक है सुरेंद्र, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए, सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दे दिया। सेक्शन नंबर 43 फीडिंग द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल से हमारा आंसर जो है वो आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ऐसे सवाल हिमाचल में बड़े पूछते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ टीपीए वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 2002 की अमेंडमेंट के लॉ के अकॉर्डिंगली कौन से प्रोविजन में चेंजेस किए गए? सेक्शन 100, 105, 106 और 111। Yes, everyone. Which of the following section has been amended by the amendment of 2002? ठीक है, सो कर सकते हैं। पहले 111 का था, फिर 106 किया है। देखो जहां तक 2002 की अमेंडमेंट की बात है, 2002 में जो ज्यादातर जो अमेंडमेंट्स
लाई गई, उनका ऑब्जेक्ट और रीजन बेसिकली रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को लेके था। और सेक्शन नंबर 106 के अंदर ही जो अमेंडमेंट है 2002 के अंदर वो किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेक्शन नंबर 106 जो है, इसके यहाँ पे एक ब्रैकेट बना है। ब्रैकेट का कारण मतलब कुछ एक अमेंडमेंट हुआ है, और फुटनोट्स में अगर आप इसको क्रॉस चेक करेंगे you will get to know that substituted by Act number 3 of 2003 for the section 106 31/12/2002 को जो है, जो इसमें सब्स्टिट्यूशन था वो किया गया था। So right answer is सेक्शन नंबर 106। देखो टीपीए में ना कुछ बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, ठीक है, टीपीए डज नॉट कैरी दैट मच ऑफ अमेंडमेंट्स। तो क्योंकि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, आपको एक लिस्ट जरूर बना के रखना है कि 1929 में कौन कौन से प्रोविजंस में चेंजेस आए हैं। तो ज्यादातर एरिया 1929 में ही अमेंड हुआ था, लेकिन जो 2002 में कुछ एक प्रोविजंस अमेंड हुए थे, जैसे कि आपका पार्ट परफॉर्मेंस वाला एरिया है, वहां पे अमेंडमेंट है, रजिस्ट्रेशन के लॉज में अमेंडमेंट आया था, तो इन प्रोविजंस में भी अमेंडमेंट आना स्वाभाविक था। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारे सामने, दैट इज बिफोर द टीपीए केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1882 द ट्रांसफर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इन इंडिया वाज गवर्न्ड बाय सीपीसी, इंडियन लिमिटेशन एक्ट, principles of English law and equity, or all of the above? Yes, टीपीए को एग्जिस्टेंस में लाने से पहले, टीपीए को एग्जिस्टेंस में लाने से पहले जो हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी, ऑप्शन नंबर सी इसमें आप लोगों ने दिया, ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी राइट आंसर। ज्यादा सोचने की बातें नहीं है। 1882 से पहले जितने भी हमारे ट्रांसफर्स हुआ करते थे प्रॉपर्टीज को लेके, ऑल ऑफ दोस ट्रांसफर्स आर बेसिकली रिलेटेड विद द कांसेप्ट ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, नाउ इसमें बीच में से कुछ एक क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं। द रीजन इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम ऑफ दोस क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें आगे फिर से रिपीट किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, दैट इज मैच द फॉलोइंग: डॉक्ट्रिन ऑफ सिपरेस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। तो इन सभी को आपने मैच करना है सेक्शन नंबर 28, 73, 26 और 27 के साथ। तो मेरे ख्याल से डॉक्ट्रिन ऑफ सिपरेस भी हमने क्लास में ही डिस्कस किया है, एक्सेलरेशन भी किया है, सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी भी किया है, और कंडीशनल लिमिटेशन आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट मी सी दैट हाउ यू गो फॉर द मैचिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Yes, everyone. Doctrine of Cyprus कहाँ पे है? चलो ऐसे बता दो। In which section the doctrine of Cyprus is being given? Section number 28, 73, 26, 27. 28 में है? Yes. Are you sure? Yes, कसक 28 में है या 26 में है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन कहां है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन कहां है? एक्सेलरेशन को याद करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर आपने एक व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी है और कुछ कंडीशंस लगा दी हैं, अगर वो कंडीशंस फेल हो जाती हैं, देन प्रॉपर्टी विल गो टू सम अदर पर्सन। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। यस, चलो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन तक अगर आप नहीं पहुंच पा रहे, आपको तरीका बताता हूं दैट हाउ टू गो फॉर द मैच मेकिंग। जैसे अभी अभी हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी किया ना, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी सेक्शन नंबर 73 से रिलेट करता है। मेरे ख्याल से इसमें तो दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, इसके साथ डायरेक्टली आपका पॉइंट नंबर जो 2 है वो मैच करता है। सो ऑप्शन डी के साथ पॉइंट नंबर 2, मतलब आपका ऑप्शन जो है वो इन दोनों में से कोई होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सिपरेस सेक्शन नंबर 26 पे आप लोग आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है उसके साथ 3 मैच कर रहा है। सो यहाँ पे देखो दोनों में ही सेम सेम है। ऑप्शन नंबर ए के साथ 3 मैच कर रहा है, डी के साथ 2 मैच कर रहा है। सो जो ट्विस्ट है वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन और डॉक्ट्रिन ऑफ ये एक्सेलरेशन के बीच में आएगा। ठीक है, सो एक्सेलरेशन की डॉक्ट्रिन और कंडीशनल लिमिटेशन की डॉक्ट्रिन जो है वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है।
ठीक है, कसक ने आंसर दिया है कि सेक्शन नंबर 28 में कंडीशनल है। ठीक है, वेरी गुड। देखो जो सेक्शन नंबर 28 है वो कंडीशनल लिमिटेशंस की बात कर रहा है कि अगर कोई कंडीशन इंपोज की गई है तो द इंटरेस्ट विल पास टू सम अदर पर्सन और नॉट, और किन सर्कमस्टेंसेस में इंटरेस्ट पास नहीं हो पाएगा। सेक्शन नंबर 28 डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन। इसका ध्यान रखना है, बेयर एक्ट में अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना। सेक्शन में दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रेस सेक्शन नंबर 26, डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन सेक्शन नंबर 28, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन सेक्शन नंबर 27 में जाएगा, और डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 73 में जाएगा। तो इन चारों को अपने अपने जो बेरेक्ट्स में जो सेक्शंस है वहां पे लिख लेना। ठीक है, लिखने से फायदा ये होता है कि जब भी हम बेरेक्ट पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में ये चीज हमेशा रहेगी। चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट कुछ ग्लिचेस तो नहीं आ रहे हैं वॉइस में? यस सर, बीच बीच में आ रहे, अभी तो क्लियर है सर, पहले आ रहे थे सर। हाँ, बीच में कुछ हो जाता है। ये मैंने एक चीज एनालाइज की है। ठीक है, एक तो कभी कभी ये सिस्टम हैंग हो जाता है, कभी अपडेट करने लग जाता है, उसके कारण से भी बहुत ज्यादा क्लास डिस्टर्ब होती है। आप लोग अनुमान लगाइए कि कल हमारी क्लास 7 बजे थी। आई वॉज देयर इन द क्लासरूम एट 6:45। ठीक है, 6:45 बजे मैं यहाँ पे बैठा था और क्लास कनेक्ट करते करते मुझे 7:15 हो गए एंड देन आई ड्रॉप्ड। ठीक है, तो वो इतना टाइम जो वेस्ट होता है ये अननेसेसरी चीजों की वजह से ना बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती है। आपको तो होती है, लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू मी आल्सो। ठीक है, सो और ये चीजें ऐसी है जिनके ऊपर हमारा कुछ हो नहीं सकता, कुछ कंट्रोल नहीं है। सवाल है हमारे सामने, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केस रिलेटेड टू द इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। इनमें से कौन सा जो केस है वो पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं करता है? मेडिसन वर्सेस एल्डरसन, आरिफ वर्सेस जादूनाथ, मियां पीर बख्श वर्सेस सरदार मोहम्मद ताहिर, और बेलमे वर्सेस सेवाएं। बड़ा सिंपल सवाल, पढ़ते ही आ जाना चाहिए, पढ़ते ही आ जाना चाहिए। बेलमे वर्सेस सेवाएं लिस्पेंडेंस के साथ रिलेट करेगा, और ये जो बाकी के 3 केस हैं, मेडिसन एल्डरसन, आरिफ वर्सेस जादूनाथ, मियां पीर बख्श वर्सेस सरदार मोहम्मद ताहिर, तीनों केस किससे रिलेट करते हैं? डॉक्ट्रिन या इक्विटी ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेट करते हैं। मेडिसन वर्सेस एल्डरसन का केस आप लोगों की कॉपीज पे लिखवा रखा होगा मैंने, मियां पीर बख्श का भी शायद लिखवा रखा है। ठीक है, जब हमने रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 53 कैपिटल के साथ कोरिलेशन एस्टैब्लिश किया था वहां पे होगा। आरिफ वर्सेस जादूनाथ का केस की डायरेक्ट में साइड पे लिख के रख लेना, ये भी एक रेलेवेंट केस है सेक्शन नंबर 53 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बायर एंड सेलर हैव बीन डिस्कस्ड अंडर 55, 56, 57, 54। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बायर एंड सेलर are discussed under section 55, 56, 57 और 54। ठीक है, देखो 54 में क्या है? सेल का कॉन्सेप्ट है। 57 में अगर सेल कोर्ट के थ्रू होती है उसका कॉन्सेप्ट है, मार्शलिंग आ जाएगा 56 में। और 55 जो है that will tell you the rights and the liabilities of the buyer and the seller। ठीक है, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। अच्छे से रिवीजन मेरे ख्याल से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आज आ भी नहीं पाए हैं, शालिनी और कुछ एक लोगों का मैसेज आया था दैट दे विल नॉट बी एबल टू जॉइन द क्लास, तो रिकॉर्डेड सेशन से ही कोप अप करेंगे शायद। अगला क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लीज। लीज से कौन सी स्टेटमेंट्स वास्ता रखती हैं? करेक्ट स्टेटमेंट आपको उठाना है। That there is a partial transfer of certain rights in the property, either movable or immovable। क्या ये सही है? यस, लीज में पार्शियल ट्रांसफर ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, नो कह रहे हैं आप लोग। द ट्रांसफर ऑफ राइट इन अ लीज कैन बी इन परपेचुइटी। इनडेफिनिट समय के लिए हम लीज में अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। यस, शिखा आप नो कह रहे हैं, सुरेंद्र जी भी नो कह रहे हैं, तो सेक्शन नंबर 5 उठाना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 देखो, डायरेक्ट आप ठीक से पढ़ते हो या नहीं। सेक्शन नंबर 105 में ये लिखा है परपेचुइटी, लिखा है ना, a certain lease of immovable property in the transfer of right to enjoy such property made for certain time, express or implied,
और इन परपेचुटी, तो इंडेफिनिट समय के लिए भी लीज जो है वो हो जाती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ राइट इन द केस ऑफ लीज नीड नॉट नेसेसरली बी इन ल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। क्या लीज बिना कंसिडरेशन के करोगे आप? यस, तो ये इस तरीके से डिनोट किया जा रहा है दैट इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड, in consideration of a money, in consideration of a share of crops, in consideration of any other thing having a value। इस तरीके से चलना है, मतलब the word consideration is to be read together with every other thing। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कॉमा लगा है, लेकिन कॉमा में अलग अलग चीजें और से अलग अलग मीनिंग नहीं निकाल लेना है इसका। ठीक है, rather everything is to be seen in reference to the consideration itself। ये चीज है इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, जो इसमें कह रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ राइट इन केस ऑफ लीज नीड नॉट नेसेसरली बी इन द ल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ राइट इन द केस ऑफ लीज नीड नॉट नेसेसरली बी in lieu of the consideration is wrong। the transfer of right in the case of lease will always required to be in lieu of the consideration। आप जब किसी पे अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं in the terms of the lease, so बदले में आपको प्राइस पेड और प्रॉमिस मिलता है, that is a consideration। लेकिन उसके आगे जो मनी, शेयरिंग, क्रॉप्स एक्सेट्रा, वो सारी जो चीजें लिखी है, that is also the consideration। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, दैट इज ट्रांसफर इन द केस ऑफ लीज कैन बी ऑफ द परपेचुटी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, द अदर स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बिकॉज ट्रांसफर जो है लीज में लीज कंसिडरेशन के साथ ही होगा और इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का लीज जो वो नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट को ध्यान से समझो, यहाँ पे इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस, ये एक फ्रेज में लिखा है ना, लेकिन what we used to do, we understand like this, in consideration of price paid or promise or money or share in crops etc, but no, consideration word को हम जो है सभी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, coming to the next question, just hold on, mark the incorrect statement है, mark the incorrect statement। the principle of the rule contained in section number 41 is not the same as of estoppel contained in 115। ठीक है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द रूल कंटेन्ड इन 41 इज नॉट द सेम एज ऑफ एस्टॉपल कंटेन्ड इन 115 ऑफ द एविडेंस एक्ट। सेक्शन 41 इज बेस्ड ऑन द रूल दैट नो वन कैन कॉन्फर अ हायर राइट ऑन प्रॉपर्टी देन व्हाट ही हिमसेल्फ पोजेसेस। नेक्स्ट कह रहा है सेक्शन 41 इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड नेचुरल जस्टिस। लास्ट कह रहा है सेक्शन 41 is based upon the principle that where one of the two innocent persons must suffer from the fraud of the third party, the loss should fall on him who has created or could have prevented the opportunity for the fraud। आपको इनमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। यस, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो कह रहा है कि सेक्शन 41 में जो रूल है वो सेम वैसा नहीं है जो सेक्शन 115 के अंदर रखा गया है। तो सेक्शन नंबर 115 के अंदर जो रूल रखा गया है दैट इज द सेम एज ऑफ सेक्शन नंबर 115 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, लेकिन बाकियों का भी एनालिसिस कर लेते हैं कि एक व्यक्ति जिसको ऑस्टेंसिबल ओनर हमने बनाया, ही हैज नो राइट ओवर द प्रॉपर्टी बट ही इज कॉन्फरिंग द बेटर टाइटल टू द अदर पर्सन। सो ऑप्शन नंबर जो बी लिखा है, सॉरी जो बी स्टेटमेंट लिखी हुई है ऑप्शन नंबर बी में, दैट इज बेसिकली राइट। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है 41 इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस, ये भी ठीक है। और 41 इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल कि अगर दो इनोसेंट लोग हैं वो सफर कर रहे हैं किसी फ्रॉड किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से, तो लॉस उसके ऊपर आना चाहिए जिसके पास अधिकार था या अपॉर्चुनिटी थी कि वो फ्रॉड को रोक सकता है, क्योंकि 41 के अंदर जो एस्टॉपल लगता है वो रियल ओनर के अगेंस्ट लगता है, तो हम 41 के प्रिंसिपल्स पे उसको जो अप्लाई करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, शालिनी भी आ गई है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, इट इज इनकरेक्ट। 41 के अंदर जो एस्टॉपल है वो सिमिलर वैसा है जैसा हमारा 115 के अंदर है। ठीक है, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे उसमें आ गया था। Coming to the next one, yeah, सवाल है that which of the following section under the TPA is an exception to section 7 of the TPA and the principle of nemo dat quod non habet rule। इनमें से कौन सा सेक्शन 7 और इस रूल का एक्सेप्शन होता है? 15, 35, 45 और 54। ठीक है, द राइट शालिनी, सेक्शन नंबर 15 है।
Yes, section number 15 is not at all an exception. Rather, section number 35, that is the doctrine of election, is an exception to section number 7 and the rule of never debt but non habet. बड़ा सिंपल तरीके से क्लासेस में हमने डिस्कस भी किया है, कॉपी पे भी लिखा होगा कि a person who is not having a better title is transferring the better title. A person having a defective title is transferring a better title. A person who has no power to transfer, neither he is authorized to transfer a property, still he is transferring that property. Section number 7 और ये प्रिंसिपल nemo det quid non habet वाला जो है, इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 35 के अंदर कि एक व्यक्ति जिसको कोई अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी देने का, वो व्यक्ति प्रॉपर्टी जो है वो आगे ट्रांसफर कर रहा है. The next question is, which among the following is not a ground for the determination of a lease by forfeiture as provided in section number 111? Which of the following is not a ground for the determination of lease by forfeiture as provided in section 111? Subletting, denial of the title, lessee is adjudged insolvent, or lessee is adjudged a convict. Yes. क्या सेक्शन नंबर 111 में ऐसी कोई बात लिखी है कि अगर लेसी को सजा हो जाएगी तो हम उससे प्रॉपर्टी खाली करवा लें? लिखा है कुछ ऐसा? यस. Does anything is written over there? The answer is no. कोई ऐसी चीज नहीं है. लेकिन अगर लेसी प्रॉपर्टी को सबलेट करता है, लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई करता है, या लेसी इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो हम उससे प्रॉपर्टी खाली करवा सकते हैं. अगला सवाल. A executed a deed of gift in favor of B. A ने gift deed बनाया है B के फेवर में, but directed that B was not to take the possession of the portion of the property until after the death of A and A's wife. ठीक है, लिखा है कि A कह रहा है कि मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं, लेकिन डायरेक्शन है कि आप पोजीशन नहीं लेंगे until after the deaths of A and A's wife. तो B का जो A का जो A ने जो B का इंटरेस्ट क्रिएट किया है वो कैसा है? B's interest is vested, it is contingent, B has no interest in the gift as it is for the future, or none of the above. Yes, vested है, contingent है, या कोई इंटरेस्ट नहीं. ठीक है, so as you people are stating over here कि उसका इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड है. डेफिनेटली फाइन. वेस्टेड क्यों है? क्योंकि आपने सिर्फ इंजॉयमेंट को पोस्टपोन किया है और जो इवेंट रखा गया है वो इवेंट सर्टेन है. डेथ इज सर्टेन एंड द इंजॉयमेंट इज पोस्टपोन्ड. इट डज नॉट मीन यू डोंट हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट. अगला सवाल. चलो वही सवाल रिपीट हो रहा है. डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन कौन से सेक्शन के अंदर है? 26, 27, 28, 29. जल्दी जल्दी बताओ. ऑप्शन ए, बी, सी, डी. अभी अभी हमने डिस्कस भी किया. सेक्शन नंबर 28 डील्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशंस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट. आपको इनमें से गलत जो मैच है उसको आइडेंटिफाई करना है. पहला, ट्रांसफर कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट. सेक्शन नंबर 21 इसके सामने लिखा है. ट्रांसफर टू द मेंबर्स ऑफ क्लास हु अटेन अ पर्टिकुलर एज, इसके सामने सेक्शन नंबर 22 लिखा है. ट्रांसफर टू such of a person as survive at some period not specified, section number 24 इसके आगे लिखा है. और vested interest section number 19 इसके आगे. transfer contingent on the happening of specified uncertain event, section number 21 आगे लिखा हुआ है. transfer to the members of class who attained a particular age 22 लिखा है. transfer to such of certain persons as survive at some period of time not specified 24 और vested interest 19. The right answer is option number A, क्योंकि transfer contingent on the happening of specified uncertain event section number 23 के अंदर लिखा गया है. section number 23 हम लोगों ने डिस्कस भी किया था. सिर्फ ट्रांसफर कंटिंजेंट से संबंध समझना. 21 के अंदर कंटिंजेंट इंटरेस्ट लिखा गया है. कंटिंजेंट इंटरेस्ट कब होगा? हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट में अगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट रहता है, अगर वो इवेंट हो जाते हैं या इम्पॉसिबल होते हैं तो वो वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाता है. ये सेक्शन 21 कहता है. लेकिन ट्रांसफर कंटिंजेंट ऑफ द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट का जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन नंबर 23 जो है वो डिफाइन करता है. ठीक है, अगला सवाल. हमने अपॉर्शनमेंट का प्रोसेस डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 36 और 37 के अंदर. ठीक है, अपॉर्शनमेंट ऑफ एस्टेट एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ द इनकम्स एटसेट्रा की बात हमने डिस्कस करी थी. वहीं से सवाल उठ रहा है.
कि ए नाम के व्यक्ति ने बी, सी और डी को, अपना एक मकान है कानपुर में जिसको लीज पे उसने ई को दिया था और एनुअल रेंट 30,000 रुपए आता है, और ए नाम का व्यक्ति जो लेसी है वो एक बफेलो भी डिलीवर करता है। लिखा है ए सेल्स बी सी डी a house situated in Kanpur and it is leased to E with an annual rent of 30,000, delivery and a delivery of a buffalo. B having provided half of the purchase money and C and D one half. तो B ने जो है वो आधे पैसे दिए और C और D ने 1/4 पैसा दिया। जैसे मान लो 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है तो B नाम के व्यक्ति ने 50,000 दिया है और C और D ने 25,000 मिला के वो प्रॉपर्टी खरीदी है। ई को जो लेसी है उसको इस सारी बात का नॉलेज है, नोटिस है। तो ई जो है किराया कैसे देगा, लेसी जो है वो जो एनुअल रेंट है वो कैसे देगा। ई मस्ट पे 15,000 एंड अ बफेलो टू बी एंड सी एंड डी को जो है 7,500 रुपए देगा। अगला कह रहा है ई मस्ट पे 15,000 टू बी एंड 7,500 टू सी एंड डी एंड कीप द बफेलो विद हिमसेल्फ। अपने पास बफेलो रख लिया, पैसे दे दिए। सी कह रहा है E must pay 15,000 to B, 1,700 to C and D, must deliver the buffalo according to the joint direction of B, C, D. और लास्ट कह रहा है either A or B or C. The right answer as given by you people is option number C. Very good. ठीक है, सेक्शन नंबर 37 से सवाल तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगला सवाल है X owes money to Y who transfers the debt to Z. X ने Y का पैसा देना था और Y ने वो ट्रांसफर, जो डेट था वो ट्रांसफर कर दिया Z को। Y then demands the debt from X who has not received the notice of transfer pays Y. The transfer is valid, void, voidable, regular. क्वेश्चन में थोड़ा सा समझा देता हूं। एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हुआ है, एक X नाम के व्यक्ति ने Y नाम के व्यक्ति का पैसा देना था, ठीक है। जैसे X ने Y का पैसा देना है तो Y ने क्या किया, अपना जो एक्शनेबल क्लेम है, जो पैसा रिकवर करना है उसने, वो एक्शनेबल क्लेम उसने Z को ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली जो एंटाइटलमेंट है क्लेम करने की पैसे की वो Z की बन चुकी है। और बेचने के बाद, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करने के बाद Y ने, जो ट्रांसफरर है एक्शनेबल क्लेम का, Y ने X से अपना पैसा उधार वापस मांग लिया और X को इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो उसने Y को पैसा दे दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरी अभी क्लास में कसक और सुरेंद्र है, दोनों का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। कसक, मान लीजिए आपने सुरेंद्र से 10,000 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है, एंड सुरेंद्र इज अ क्रेडिटर। अब इसके पास एक एक्शनेबल क्लेम है कि वो आपसे 10,000 रुपए की रिकवरी कर सकता है। सुरेंद्र ने अपना एक्शनेबल क्लेम जो है वो मुझे बेच दिया, तो नाउ आई एम एंटाइटल्ड टू रिकवर द डेट। तो मैं आपसे पैसा जो है वो क्लेम कर सकता हूं, लेकिन आपको इस चीज की जानकारी नहीं थी कि सुरेंद्र ने अपना एक्शनेबल क्लेम मुझे ट्रांसफर किया है और बावजूद इसके उसने आपसे पैसा जो है वो क्लेम कर लिया और आपने उसको पैसा दे भी दिया। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है ये वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है या रेगुलर, ये आंसर आपको देना है। यस, सो मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको सेक्शन नंबर 130 के अंदर लेके जाऊंगा, पहले 130, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आप नहीं जाएंगे। रेदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी व्हाट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 30। एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन पे सबसे पहले मैं आपको लेके आता हूं, ठीक है। इलस्ट्रेशन कह रहा है A owes money to B who transfers debts to C, then demands the debt from A. A ने B का पैसा देना था, ठीक है, B ने अपना डेट C को ट्रांसफर कर दिया और B then demands the debt from A. तो B ने पैसा जो है A से फिर से क्लेम कर लिया। Who has not received the notice of the transfer? A को कोई जानकारी नहीं थी, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो चुका है। As prescribed in section number 131, उसने B को पैसा भी दे दिया। The payment is valid and C cannot sue A for the debt. तो ट्रांसफर जो है, जो पेमेंट जो हुई है वो कैसी रहेगी? यस, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी और डी में से राइट आंसर कहां से निकला? सेक्शन नंबर 130 इलस्ट्रेशन में से हमने जो है राइट आंसर निकाला। एंड द पेमेंट विल बी कंसीडर्ड टू बी वैलिड। द रीजन इज उस व्यक्ति को ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो आप लोग जितने भी वॉइड लिख रहे थे यहाँ पे, इसमें एक चीज समझ में आती है कि आपने एक्शनेबल क्लेम का एरिया डिस्कस या पढ़ा जो है वो नहीं है, ठीक है। इलस्ट्रेशन बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़ी इजी इलस्ट्रेशन है, समझ में आ जाती है, कहीं दिक्कत आएगी पूछ लीजिए।
The next question is question number 82. आज इसको हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। टीपीए में this complete set covering approximately 100 questions, 82 तक तो पहुंचेंगे, तो I don't think it is feasible to take a separate session for 15 questions only, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 82 पे आ रहे हैं। A notice under section number 111 of the TPA can be waived by express or implied consent of a person to whom it is given, implied consent of a person, express consent of a person to whom it is given by notice of from either party। नोटिस जो जाता है 111 के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज का, उस लीज को टर्मिनेट करने के नोटिस को आप कैसे वेव कर सकते हैं, एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंसेंट से, सिर्फ इंप्लाइड कंसेंट से, सिर्फ एक्सप्रेस कंसेंट से, या नोटिस फ्रॉम द ईदर पार्टी। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों तरह से आप जो है कंसेंट दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 111 के अंदर रखा गया है, द नोटिस अंडर 111 कैन बी वेव्ड by express or implied consent of the person to whom it is given। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है मॉर्गेज से, which section of the following mortgage requires compulsory registration even if the principal money secured is less than ₹100। सेक्शन नंबर 59 में आप लोगों को मैंने क्लास में जब डिस्कस किया होगा तो ये पूरा एक चार्ट बना के दिया था कि कौन से मॉर्गेजेस में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, किसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, किसमें एक अलग तरीके से हम जो है वो देखते हैं। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, यूजरफैक्टरी मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, किसमें कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है इफ द प्रिंसिपल मनी सिक्योर्ड इज मोर देन ₹100। यस एवरीवन, ये सवाल ट्विस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा, सवाल ट्विस्ट करते हैं ऐसे। सुरेंद्र आप ए कह रहे हो, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, शिखा सी कह रही हैं, कसक भी सी कह रही हैं, और राइट आंसर जो है वो भी सी है कि सिंपल मॉर्गेज में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। जरूरी नहीं है कि आप देखें कि वो 100 रुपए से ज्यादा का प्रिंसिपल अमाउंट है या कम है, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एक्सेट्रा में जो रूल्स हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंपल मॉर्गेज। कॉपी उठा लेना, टीपीए में जहां पे हम डिस्कशंस कर रहे होंगे सेक्शन नंबर 59 की चार्ट बनवा रखा होगा कॉपी के अंदर, उसको फॉलो अप कर लेना, वहां से सही जो एक डायरेक्शन है वो मिल जाएगा। कॉपी को आप लोग नहीं पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बेयरिंग में जो लिखा है ना 59 के अंदर उसको थोड़ा सा समझना टेक्निकल हो जाता है, तो उसको एक प्रॉपर चार्ट के थ्रू अगर हम समझते हैं तो थोड़ा सा इजी रहता है। क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर 26 से आ रहा है। A transfers 5,000 to B on a condition that he shall marry with the consent of C, D and E. E dies, B marries with the consent of C and D. The transfer is valid, invalid, valid only if the court confirms, none of the above. The right answer is option number A. It is valid because the condition has been substantially complied with। सेक्शन नंबर 27 कहता है ना कि या तो कंडीशन मीट अप कर ले या सब्सटेंशियली उसको कंप्लाई करने की कोशिश करे। अगला सवाल, which of the following cases relates to the rule of double possibilities? Madison versus Alderson, Cooper versus Cooper, Balmy versus Sabine and Whitway versus Mitchell। डबल पॉसिबिलिटी का रूल किस केस के अंदर रखा गया है? पहले भी ये सवाल हमारे पास आया था, आज फिर आया है और जवाब फिर गलत है। कमाल करते हो, कमाल करते हो सुरेंद्र, आप तो और भी कमाल में। डबल पॉसिबिलिटीज का रूल लो, शालिनी और ज्यादा कमाल में। देखो, मेडिसन वर्सेस एल्डरसन पार्ट परफॉर्मेंस, कूपर वर्सेस कूपर इलेक्शन, बाल्मी वर्सेस सेबाइन लिस्पिडेंस और विचवे वर्सेस मिशेल सेक्शन नंबर 13, ठीक है। दैट इज बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न पर्सन के लिए जब प्रॉपर्टी जाती है तो विचवे वर्सेस मिशेल 1890 का केस है जिसमें रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी या ओल्ड रूल अगेंस्ट परपेचुइटीज के प्रिंसिपल्स की बात आई थी, ठीक है। रूल ऑफ डबल पॉसिबिलिटी क्या है कि बच्चा जन्म ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। अगर ले लेता है तो वेस्टेड इंटरेस्ट, नहीं लेता है तो कंटिंजेंट, ठीक है। लेकिन ये ABCD आई डोंट नो कैसे आप लोग ये आंसर कर रहे थे, ठीक है। मेडिसन वर्सेस एल्डरसन तो लैंडमार्क जजमेंट है पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, कूपर वर्सेस कूपर इलेक्शन के ऊपर आ जाता है, बेल्मी वर्सेस सेबाइन सी शालिनी कह रही थी, मेरे ख्याल से गलत से टाइप हो सकता है, ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, 52 में आता है। और विचवे वर्सेस मिशेल का जजमेंट सेक्शन नंबर 13 से रिलेट करता है। अगला सवाल,
For the purpose of transfer under TPA, a company is deemed to be a natural person, artificial person, juristic person, living person. For the purpose of TPA, कंपनी क्या है? कंपनी हमारे लिए क्या है? जुरिस्टिक पर्सन है? यस का सर। सेक्शन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन पढ़ो, सेक्शन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन पढ़ो। लिविंग पर्सन है, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे लिए एक लिविंग पर्सन के तौर पे माने जाते हैं। कंपनी लॉ कहता है ये जुरिस्टिक पर्सन होंगे, कंपनी लॉ कहता है, लेकिन टीपीए कहता है हमारे लिए ये लिविंग पर्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल सेक्शन नंबर 65 कैपिटल ए से, मॉर्गेज से, एरिया से, थोड़ा सा इंटरनल एरिया से सवाल उठता है। क्वेश्चन है, मार्क द इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मॉर्गेजर्स पावर्स टू लीज द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 65 कैपिटल ए। कि मॉर्गेजर जो है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को 65 कैपिटल ए के अंदर किस तरीके से मॉर्गेज कर सकता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। इनकरेक्ट, a mortgager while lawfully in the possession of a mortgaged property shall have the power to make a lease which shall be binding on the mortgagee. Every such lease shall take effect from the date not later than 3 months from the date on which it is made. In case of a lease of the buildings, whether leased with or without the land on which the duration of the lease shall in no case exceed 3 years. And no lease shall contain a covenant of renewal. आपको जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना। सेक्शन नंबर 65 अगर बारीकी से पढ़ा है तभी आंसर कर पाओगे। पहले तो 65 कैपिटल ए पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ये देखिए, फिर आंसर आएगा। टीपीए के क्वेश्चंस में ज्यादातर जो टीपीए के सब्जेक्ट में ज्यादातर क्वेश्चंस मॉर्गेज वाले एरिया से इसलिए बन जाते हैं क्योंकि देखो ना बाकी का जो एरिया जैसे हमारा गिफ्ट का है, एक्सचेंज है, सेल है, उसमें कुछ भी इतना टेक्निकल नहीं है। अगर आपने अच्छे से समझ लिए सब्जेक्ट्स तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी सच डिफिकल्टी। लेकिन मॉर्गेज वाले एरिया में जरूर कहीं ना कहीं आपको जो है डिटेल में चीजों को पढ़ना पड़ता है। ये ठीक है, एवरी सच लीज शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम अ डेट नॉट लेटर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज मेड। ठीक है, तो द लीज विल टेक इफेक्ट नॉट लेटर देन 6 months। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट लेटर देन 3 months। ठीक है, तो द राइट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी, एवरी सच लीज shall take effect from the date not later than 6 months from the date on which it is made। तो ये डेट हमेशा याद रखिएगा। और सेक्शन नंबर 65 कैपिटल ए को जो इसके स्टार्टिंग के 5 प्रोविजंस हैं इनको जरूर डिटेल में एक बार गो थ्रू करना है। ठीक है, मॉर्गेजर्स पावर ऑफ लीज की बात कर रहा है। मॉर्गेजर्स पावर ऑफ लीज लिखा था, मॉर्गेजर while lawfully in possession of the mortgage property shall have a power to make a lease thereof which shall be binding on the mortgagee। कि मैं मान लीजिए मॉर्गेजर हूँ और मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दी, सो आई एम अ मॉर्गेजर एज वेल एज अ ट्रांसफरर। मैंने आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी, आप ट्रांसफरी हो, मॉर्गेजी हो, तो मैं मॉर्गेजर होने के नाते अपनी प्रॉपर्टी की लॉफुली एक लीज जो है वो बना सकता हूं, जो लीज आपके ऊपर बाइंडिंग हो। जो भी लीज हम करेंगे it shall take effect not later than 6 months। तो 6 महीने के बीच में ये जो लीज है इसका जो इफेक्ट है वो आ जाना चाहिए, लीज इन्फोर्स हो जाएगी। इस लीज में कोई भी रिन्यूअल का कोवेनेंट जो है, जो टर्म है वो नहीं होगी। एवरी सच लीज shall reserve the best rent that can reasonably obtain। तो हमें जितना ज्यादा अच्छा रेंट मिल जाए उतना ज्यादा हम रखेंगे, अच्छा रेंट होगा। एंड एवरी सच लीज shall be as would make in ordinary course of the management of the property concerned in accordance with the local law or customer usage। तो यहाँ पे 65 कैपिटल ए भी लोकल लॉ कस्टमर यूसेज को कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो देता है। तो दीज आर द बेसिक थिंग कि एक मॉर्गेजर जो है अपनी प्रॉपर्टी की लीज कर सकता है या नहीं कर सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर वो लीज है वो एग्जिस्टेंस में आ जानी चाहिए। अगला सवाल, a transfer was made to A for life and then to her adopted son, and if she dies without adopting anybody, then to B and her son. B predeceased A. On the death of A,
with the adopted, on death of A, with the adopted son, the interest will go to the heirs of B, the interest will go to the heirs of A, the interest will partially go to the heirs of A, partially to the heirs of B, and the interest will revert back to the transfers reversions. सवाल समझो, सही से जवाब देने की कोशिश करिएगा। अगर कॉपी पेन है साथ में तो उस पे ये बना लीजिए कि किसको लाइफ इंटरेस्ट जा रहा है, किसको एब्सोल्यूट जा रहा है। A transfers property a transfer was made to A for life, तो A का लाइफ एस्टेट है और उसके बाद adopted son को जाएगी। And if she dies without adopting anybody, तो अगर वो बिना किसी को adopt किए उसकी डेथ हो जाती है, then वो प्रॉपर्टी B को और उसके बच्चे को चली जाएगी। B predeceased A, ठीक है, B predeceased A, B की डेथ पहले हो गई। On the death of A, with the adoption of the son, the interest will go to B, interest will go to A, interest will partially go to A and B, the interest will revert back to the transfer. Yes, सवाल समझ रहे हैं? सुरेंद्र कह रहे हैं कि इंटरेस्ट जो है वो रिवर्ट बैक कर जाएगा, ठीक है। सर लास्ट वाली लाइन तो समझ नहीं आ रही है, मतलब बी, देखो दोबारा से कह रहा हूं कि ए ने एक प्रॉपर्टी जो है वो ए को लाइफ एस्टेट के लिए गई और उसके बाद कहा कि वो प्रॉपर्टी ए के अडॉप्टेड सन को चली जाए, ठीक है। और अगर वो बिना किसी को अडॉप्ट किए उसकी डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी बी को और बी के बच्चे को चली जाएगी। बी की डेथ पहले हो गई ए की डेथ से पहले, तो ऑन द डेथ ऑफ ए विद एडॉप्शन ऑफ अ सन, ठीक है, कि ए की जब डेथ हो गई और एक चाइल्ड जो है वो उसने अडॉप्ट किया हुआ था, तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? ठीक है, चलो मैं छोटी सी दो चीजें पूछ लेता हूं। यहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। क्या बी का इंटरेस्ट वेस्टेड है या कंटिंजेंट? सर कंटिंजेंट। ठीक है, सो बी का जो इंटरेस्ट है वो कंटिंजेंट है कि अगर ए जो है वो बिना किसी को अडॉप्ट किए मर जाती है तो प्रॉपर्टी बी को जाएगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी जो है वो ए और उसके अडॉप्टेड सन के पास जाएगी। ठीक है, मतलब ए के अडॉप्टेड सन के पास जाएगी, ए के पास लाइफ एस्टेट है और उसके बाद उसके अडॉप्टेड सन के पास। बी प्रीडिसीज्ड ए, बी की डेथ हो गई पहले, ऑन द डेथ ऑफ ए, अब ए की जब डेथ होगी विद द अडॉप्शन ऑफ अ सन, तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? द प्रॉपर्टी विल गो टू the property will go to the heirs of A, लिखा है ना, since the interest of B was only contingent and the contingency being that you should die without making an adoption। ठीक है, सो अगर वहां पे ये जो चीज है, ठीक है, कि अगर उसकी डेथ होती बिना एडॉप्शन किए तो प्रॉपर्टी बी को जाती, लेकिन बी की डेथ हो गई और ए की डेथ से पहले, तो ए की डेथ के बाद, और उसने चाइल्ड भी अडॉप्ट कर लिया है, तो ए की डेथ के बाद द प्रॉपर्टी विल गो टू द हायर्स ऑफ ए। ठीक है, सो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो था दैट इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों ने कुछ ने डी कहा है कि प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करेगी, रिवर्ट बैक नहीं करेगी। यहाँ पे कोई वो बात नहीं है, अनबॉर्न पर्सन वाला कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई मत करने लग जाना। यहाँ पे एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट रखा गया है, अनबॉर्न वाला नहीं है। अगर अनबॉर्न वाला होता तो प्रायर इंटरेस्ट के फेल होने पे सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी फेल हो जाता, वो एक अलग विषय है। ये बिल्कुल भी अनबॉर्न पर्सन से रिलेट नहीं करना है। सेक्शन 13, 15 और 16 में आपको नहीं लेके जाना है। बड़ा सिंपल सा रूल बनाया गया, एक का वेस्टेड बना दिया, दूसरे का कंटिंजेंट बना दिया। कंटिंजेंट वाले को प्रॉपर्टी तब जाती है अगर कंटिंजेंसी सर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन कंटिंजेंसी जो है वो सर्टेनिटी में कन्वर्ट नहीं हुई। ए जो है उसने चाइल्ड को अडॉप्ट कर लिया और बी जो है उसकी डेथ ए की डेथ से पहले हो गई, तो ए की डेथ के बाद प्रॉपर्टी एलआरएस के पास जा सकती है। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 89, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन अब आ रहे हैं. A mortgages to be immovable property and by the same document hypothecates some cattle as well. A ने B को कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है और उसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपने कुछ पशु जो थे, कैटल जो थे, वो उसको हाइपोथिकेट किए, मतलब कैटल्स के बदले में भी कुछ पैसा उसने लिया. A then mortgages the immovable property alone to C. ठीक है, उसने फिर सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो थी वो C को ट्रांसफर कर. B obtains the decree on his mortgage. B ने जो पैसा दे रखा था उसने उसके अगेंस्ट एक केस फाइल किया और डिक्री ले ली. C claims the right to marshal and contends that the B should firstly proceed against cattle. The claim of C is good and sustainable. The claim of C is unsustainable. The process of marshalling depends upon the discretion of the court or none of the above. सवाल समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो मैं हिंदी में एक बार एक्सप्लेन जरूर कर देता हूं. सवाल ऐसा है कि मैंने एक व्यक्ति से पैसा उधार लिया और उसको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी. जो प्रॉपर्टी मैंने उसको मॉर्गेज की है उसके साथ साथ मैंने उसको कुछ पशु भी, कुछ कैटल्स भी हाइपोथिकेट किए हैं. अब मेरे कैटल्स के ऊपर और मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट बनता है वो मॉर्गेजी का बन चुका है, मिस्टर बी का. फिर उसके बाद मैंने अपनी सिर्फ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सी नाम के व्यक्ति को मॉर्गेज कर दी, मतलब सी को कैटल्स मॉर्गेज नहीं हुए, सिर्फ प्रॉपर्टी. तो मेरे पास मेरे दो मॉर्गेजेस हैं, वन इज मिस्टर बी एंड वन इज मिस्टर सी. बी नाम के व्यक्ति ने एक डिक्री ले ली मेरे अगेंस्ट, ठीक है, मॉर्गेज में. तो जो सी है वो कहता है कि आप अपना पैसा पहले जो है कैटल्स के अगेंस्ट रिकवर कर लो, अगर रिकवरी नहीं हो पाई तो फिर प्रॉपर्टी को अटैच करना, जो मार्शलिंग का प्रोसेस होता है. ऑप्शन आ रहे हैं कि क्या सी का क्लेम गुड और सस्टेनेबल है, क्या सी का क्लेम अनसस्टेनेबल है, क्या मार्शलिंग कोर्ट की डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करेगा, या इनमें से कोई नहीं. यस एवरीवन, पहले तो आप मार्शलिंग को समझो. तो सेक्शन नंबर, यस एवरीवन, विच सेक्शन इन द मॉर्गेज deals with the marshalling? चलो ये बता दो. Which section in the mortgage deals with the marshalling? 82. ठीक है. अब वहां पे मार्शलिंग जब होती है तो क्या कोई कैटल्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी चीजों के लिए आप मार्शलिंग करवा सकते हो? मार्शलिंग जब होगी और मॉर्गेज जब होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के दरमियान होगा. यस और नो? ठीक है, सेक्शन नंबर 81, 82 आप लोग यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन एज फार एज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्शलिंग इज कंसर्न, वी हैव टू सी कि क्या मार्शलिंग किसी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी कैटल एटसेट्रा के अगेंस्ट आप एंटरटेन करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो. सेक्शन नंबर 81 डील्स विद द मार्शलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज. 82 जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉर्गेज डेट की बात कर रहा है, लेकिन मार्शलिंग में कहीं पे भी मूवेबल प्रॉपर्टी, कैटल्स एटसेट्रा कुछ नहीं मिलेगा. तो ये जो क्लेम कर रहा है ना कि आप पहले कैटल से अपना पैसा रिकवर कर लो, नहीं होता है तो फिर प्रॉपर्टी टच करना, ये प्रिंसिपल सेक्शन नंबर 81 के अंदर हमें नहीं मिलेगा. हेंस द क्लेम ऑफ द सी इज अनसस्टेनेबल. लिखा हुआ है द डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग हैज नो एप्लीकेशन टू द मूवेबल प्रॉपर्टी, सो द क्लेम ऑफ सी इज अनसस्टेनेबल. ठीक है, अगला सवाल. Which section under TPA provides for the exclusion of the day on which the term of lease commences? कौन सा सेक्शन है जो ये कहता है कि जिस दिन लीज शुरू हुई वो लीज एक्सक्लूजन में रखी जाती है, वो डे एक्सक्लूजन में रखा जाता है? 106, 108, 109, 110. यस, सेक्शन नंबर 110 जो है वो कहता है the day on which the lease starts, that day is to be excluded from the time period. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 91. A sues B on a promissory note. ठीक है, A ने B के ऊपर एक promissory note के अगेंस्ट केस किया है. A compromise was reached between the two which directed the payment of money and further directed that B should not dispose of the share in the factory until the satisfaction of the entire decretal amount. दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. ए ने बी के अगेंस्ट एक प्रोमिसरी नोट के ऊपर केस किया है. जैसे मान लो बी ने कोई प्रोनोट दिया होगा, प्रोमिसरी नोट, उस प्रोनोट पे पैसा जो है वो ए को नहीं मिला, तो ए ने रिकवरी का केस कर रहा है. अ कॉम्प्रोमाइज वाज रीच्ड बिटवीन द टू व्हिच डायरेक्टेड द पेमेंट ऑफ द मनी. तो एक कॉम्प्रोमाइज इनके बीच में हुआ जिसमें कहा कि जो बी है वो ए का पैसा देगा.
and further directed that B should not dispose of the share in the factory until the satisfaction of the entire decretal amount, कि B जो है कंपनी में फैक्ट्री में तब तक अपने शेयर को डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा जब तक पैसा जो है A का वो रिकवर ना हो जाए. So the property is said to be attached. A has a charge over the property. A usufructory mortgage has been made in the property. The property has been gifted to you. Yes. ठीक है, चलो तो मैं इस पे ज्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं लेके आऊंगा. ये जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे एक पार्टी ने एक चार्ज क्रिएट कर दिया, that the charge is on the shares over the of the factory. ठीक है, सो नारायण दास वर्सेस मुरलीधर 1929 का केस है जिसमें ये कहा गया था, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द चार्ज बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज. आप लोगों को पता है सेक्शन नंबर 100 चार्ज को डिफाइन करता है, और चार्ज बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ दोनों तरीके से लगाए जा सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर. ए हैज अ चार्ज ओवर सच प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी इज द शेयर्स ऑफ द फैक्ट्री. ठीक है. Next question. Section 53 capital A was added in the TPA in the year 1924, 1882, 1929 और 2001. किस साल में हमारे TPA में 53 कैपिटल A इंसर्ट किया, ऐड किया? Yes, 1929. Are you sure? Right answer is 1929. 53 कैपिटल A जो है वो 1929 में ऐड हुआ था. कुछ एक अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट का 2001 में कुछ एक अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, उसका ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बस हार्डली इट विल टेक नॉट मोर देन 10 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्गेज वेयर द मॉर्गेजर delivers the possession to the mortgagee and authorizes him to retain the possession until the enjoy payment of the mortgage money is simple mortgage, usufructory, English or mortgage by conditional sale. आपने मॉर्गेज दे दिया, डिलीवरी दे दी, साथ में कहा कि जो पैसा आएगा उसमें से आप रिकवरी करते जाना. इट इज टू बी कॉल्ड एज, यस एवरीवन, यूजुफ्रैक्टरी मॉर्गेज. ठीक है, अगला सवाल. विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट lays down a similar principle of contribution as under 82 of TPA? सेक्शन नंबर 82 हमारा टीपीए का कंट्रीब्यूशन ऑफ अ मॉर्गेज डेट की बात करता है कि जैसे मान लीजिए 2 लोगों ने 3 लोगों ने मॉर्गेज डेट उठाया था, प्रॉपर्टीज गिरवी रखवा के, एक व्यक्ति ने सारी पेमेंट कर दी तो बाकी लोग उसको कंट्रीब्यूट करते हैं. दैट इज द प्रिंसिपल गिवन इन सेक्शन नंबर 82. ऐसा ही सिमिलर प्रिंसिपल हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहां पे लिखा है? 41, 42, 43, 44. ये ऑप्शन नंबर सी में मिशन 43 लिखा है. मिशन कुछ नहीं है, सेक्शन है. सेक्शन 41, 42, 43 और 44. यस. चलो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं. डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज की बात है. डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, और उसके नीचे एक सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कैसे कैसे लाइबिलिटीज को मीटअप किया जाता है. अगर एक ही व्यक्ति सारी पैसा जो है वो दे देता है तो बाकी लोग उससे रिकवरी करते हैं. इट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 43 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन नंबर 43 है सर, 43. ठीक है. सो 82 टीपीए जो है कंट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल की जो बात करता है, सेम वैसा ही प्रिंसिपल हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 43 के अंदर है. 82 टीपीए के सामने में 43 कॉन्ट्रैक्ट लिख देना तो हमेशा ही थोड़ा सा ध्यान में रहेगा. सेक्शन 43 एंड 82 डील्स विद द कंट्रीब्यूशन. The former is a general provision dealing with the contracts generally, and 82 जो है वो mortgages के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है. जर्नल प्रोविजन कंट्रीब्यूशन का 43 के अंदर है जो बेसिक प्रिंसिपल्स में आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, और मॉर्गेज से रिलेटेड अगर कंट्रीब्यूशंस करवाने हैं तो 82 के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया है. अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 95. The doctrine of part performance as given in 53 capital A of TPA is a statutory right, equitable right, available as a ground of attack, available as a ground of defense. कैसा अधिकार है? Statutory right, equitable right, available as a ground of attack, available as a ground of defense. Yes, everyone. What kind of right is there in section number 53 capital? 1 and 3 मतलब स्टैट्यूटरी और ग्राउंड ऑफ अटैक है. 1 and 2 स्टैट्यूटरी और इक्विटेबल है. 2 and 3 इक्विटेबल एंड ग्राउंड ऑफ अटैक और
2 and 4 equitable right and available as a defense. Part performance जो है it is a shield or a sword, आप लोगों को याद करना है, it is a shield not as a sword. तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, जो 2 और 4 की बात कर रहा है, इक्विटेबल राइट है और एज अ डिफेंस हमारे सामने रहता है. इसको स्टैट्यूटरी राइट नहीं कहेंगे, इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे ये राइट जो है ये चलता है. डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट साथ में काम करती है, लेकिन पार्ट परफॉर्मेंस की थ्योरी हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस जब करी थी तो आई हैव टोल्ड यू पीपल ये आज के टाइम पे बहुत रिडंडेंट हो चुका है, बिकॉज आफ्टर द अमेंडमेंट इन द रजिस्ट्रेशन लॉज, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट होने के कारण से सेक्शन नंबर 49, सेक्शन नंबर 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट में चेंजेस होने के कारण से हमारा पार्ट परफॉर्मेंस का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा अब रिडंडेंट है. इसका बिल्कुल अब एप्लीकेशन जो है वो बहुत कम हो चुकी है. बट स्टिल हमें अगर इस क्वेश्चन का आंसर करना हो तो पार्ट परफॉर्मेंस इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे बनाया गया था कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ रिटर्न में एग्रीमेंट किया है, अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस वो कर चुका है, बदले में पोजेशन प्रॉपर्टी का ले चुका है, तो अब आप उसे बाहर नहीं निकालोगे. और अगर आप निकालने के लिए केस करते हैं तो वो डिफेंस ले सकता है पार्ट परफॉर्मेंस का. तो इट इज अवेलेबल एज अ इक्विटेबल राइट एज वेल एज इट इज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस. ठीक है, इसको शील्ड भी कहा जाता है. पार्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड्स ओनली यू द ग्राउंड ऑफ it only acts as a shield, not as a sword. अगला सवाल अगेन ऑफ बीट एरिया से क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ टीपीए अ रिसीवर कैन बी अपॉइंटेड. बड़ा सिंपल सवाल है लेकिन गलती बहुत होती है. अंडर विच सेक्शन रिसीवर कैन बी अपॉइंटेड. 65 कैपिटल ए, 69 कैपिटल ए और 70. अंडर विच सेक्शन रिसीवर कैन बी अपॉइंटेड. 69 कैपिटल ए, 71, यस एवरीवन. सो 69 कैपिटल ए जो है ये हमें बताता है रिसीवर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, अगला सवाल, which of the following sections under the TPA deals with the right of expenses of the redeeming co-mortgager. Which of the following sections deal with the right of the expenses of redeeming co-mortgagers? 76, 94, 95, 97. ठीक है, शिखा ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 95, कसक कह रही है 94. रिडीम ऑफ फोरक्लोजर डाउन कहाँ है? 94 में सर, 95 में आएगा सर. ठीक है, 95 में आएगा. तो एक बार जरा देख लेते हैं. देखो सेक्शन नंबर 76 में जो सेक्शंस यहाँ पे रखे हैं ना वो सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है. अगर आप सेक्शन नंबर 72 और 76 देखोगे, एक में राइट्स है, एक में लाइबिलिटीज ऑफ द मॉर्गेजी इन पोजीशन आती है. ठीक है, देयर आफ्टर इफ यू गो टू सेक्शन नंबर 94, तो 94 बात करता है मिसली मॉर्गेजेस की, जिसमें हमारा प्रिंसिपल होता है रिडीम अप फोरक्लोज डाउन की. अगर बीच में कोई मॉर्गेजी है, एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी एक से ज्यादा लोगों को मॉर्गेज कर दी, मिसली मॉर्गेजी जो होगा, जो बीच में होगा, प्लुसाइन मॉर्गेजी जिसको हम कहते हैं, वो ऊपर वाले लोगों को रिडीम करता जाएगा और अपनी जो प्रायोरिटी है वो एस्टेब्लिश कर सकता है. 95 कहता है राइट ऑफ रिडीमिंग co-mortgager to the expenses. ठीक है, ये इसका सिर्फ हेडिंग है. ऐसे जो सेक्शंस पूछे जाएंगे ना वो सिर्फ मार्जिनल हेडिंग पे होंगे. टीपीए में बस यही क्वेश्चंस गड़बड़ कर जाते हैं जिनमें हमारे को सिर्फ मार्जिनल हेडिंग पूछिए और हमें वो गलत हो जाता है. ठीक है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. Which of the following sections of TPA do not apply to the persons governed by the Mohammedan law? Which provisions of TPA do not apply to the persons governed by Mohammedan law? 55, 17, 11, both be answer. 55 अप्लाई नहीं करेगा. Yes, 55 अप्लाई नहीं करेगा. सेल के राइट्स लाइबिलिटीज मोहम्मदन्स के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे. Yes, देखो चैप्टर 2 में लिखी गई चीजें मोहम्मदन लॉ के साथ अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई नहीं करती हैं. चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या क्या आ जाएगा? चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सेक्शन नंबर 17 भी आएगा, 11 भी आएगा. सो चैप्टर नंबर 2 ऑफ टीपीए डज नॉट अप्लाइज टू द मुस्लिम्स एंड हेंस ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर. 55 कैसे आप मार्क कर रहे हो? हाउ यू आर आस्किंग 55? ठीक है, अगला सवाल अगेन वही लीज और लाइसेंस के डिफरेंस की बात आ रही है.
एसोसिएशन ऑफ होटल्स वर्सेस आर.एन. कपूर वाला जो केस हमने डिस्कस किया था, जस्टिस सुब्बा राव की जजमेंट थी। तो लिखा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस फॉर distinguishing between the lease and the license was made by Honorable Justice S. Subba Rao in the Association of Hotels versus R.N. Kapoor. इसमें मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ऑप्शन नंबर ए है, to ascertain whether the document relates to lease or license, the form of document must be preferred to its substance. The real test is the intention of the parties, whether they intended to create lease or license. If the document creates an interest in the property, it is licensed. But if it only permits another to use a property of which the legal position continues with the owner, it is a lease. और लास्ट कह रहा है बोथ ए एंड बी। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कोर्ट ने, जस्टिस सुब्बा राव ने ये कहा था कि एसोसिएशन ऑफ होटल्स वर्सेस आर.एन. कपूर के केस में कि मेन पॉइंट डिफरेंस का क्या है लीज और लाइसेंस में, कि पार्टीज की रियल इंटेंशंस क्या थी। क्या एक व्यक्ति सामने वाले को सिर्फ कुछ एक अथॉरिटी दे रहा है कुछ काम करने के लिए और बाकी सारे राइट्स अपने पास रखता है तो वो लाइसेंस है, और अगर एक व्यक्ति सामने वाले को प्रॉपर्टी पे एंजॉयमेंट के राइट्स दे रहा है और एक्चुअल ओनरशिप अपने पास रखता है तो वो लीज रहेगा। सो दिस इज द पॉइंट, जो रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज की बात करता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टीपीए is there that as per section 43 the transfer of property by the ostensible owner is related to the doctrine of co-ownership, holding out, apparent authority, substantial compliance. ये भी लिख लेना, आंसर जो इसका आएगा वो 43 के आगे की लिख लेना। The transfer of property by the ostensible owner related to the doctrine of co-ownership, holding out, apparent authority, substantial compliance. ये यहाँ पे ना 43 नहीं आएगा, एक तो मैं इसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना चाहूंगा, यहाँ पे 41 आएगा, ठीक है। एज पर सेक्शन नंबर 41 ऑफ टीपीए, ऑस्टेंसिबल ओनर के अगेंस्ट जो डॉक्ट्रिन अप्लाई करती है वो कौन सी है? ओनरशिप, होल्डिंग आउट, अपैरेंट अथॉरिटी, सब्सटेंशियल कंप्लायंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज होल्डिंग आउट की थ्योरी जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर्स के अगेंस्ट चलती है। सेक्शन नंबर 41 नहीं, 41 आएगा, यहाँ पे 43 नहीं आएगा। आई एम रीडिंग द एक्सप्लेनेशन टू दिस, that a transferee from the ostensible owner is protected against the real owner, कि अगर एक व्यक्ति ने ostensible owner से प्रॉपर्टी खरीदी है उसको एक बेटर टाइटल मिल सकता है, ठीक है। अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट व्हिच इज embodied in section number 41, this section deals with the cases where the right of the two innocent parties come into conflict, कि एक व्यक्ति मालिक है, उसने एक व्यक्ति को ऑस्टेंसिबल ओनर बना रखा है, ऑस्टेंसिबल ओनर किसी को प्रॉपर्टी बेच बैठा, तो दो इनोसेंट पार्टीज हैं जो कि रियल ओनर है और जो ट्रांसफरी है। अगर प्रॉपर्टी ए के द्वारा ओन की गई थी बट बी इज अलाउड बाय ए टू शो एज अ ओनर, तो बी नाम का व्यक्ति अगर लोगों की नजर में एक ऑस्टेंसिबल ओनर की तरह दिखता है और बी इसका फायदा उठा लेता है एंड सेल्स द प्रॉपर्टी टू अ बोनाफाइड परचेजर, किसी और व्यक्ति को अगर वो प्रॉपर्टी बेच देता है, the question arises whether it can recover the property from such purchaser. The answer is since the owners rendered fraud possible, जो रियल ओनर था प्रॉपर्टी का उसके कारण से ये फ्रॉड हो पाया, ठीक है। वो चुप रहा, उसने एक व्यक्ति को ऑस्टेंसिबल ओनर बनाया जिसके कारण से तीसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच दी गई, तो होल्डिंग आउट की थ्योरी चलती है एंड इट विल बी कंसीडर्ड एज इफ बी इज द ओनर, ऑस्टेंसिबल ओनर जो है वही ओनर है ऐसा हम समझेंगे, ठीक है। बाय होल्डिंग आउट बी एज अ ओनर ही हैज टू सफर, ठीक है। ही हैज टू सफर मतलब जो रियल ओनर है उसको सफर करना पड़ेगा। सो दीज आर बेसिक क्वेश्चंस as far as the subject of TPA is concerned, ठीक है। अभी इसमें मैं एक छोटा सा आप लोगों को ऑप्शन दे सकता हूं कि जैसे कुछ एक लोगों ने अगर TPA के सेशंस अभी रिवाइज किए लेकिन अभी भी अगर दिक्कत है तो those who are the students of the foundation course, ठीक है, तो आप लोग क्या करना, रिकॉर्डेड सेशंस जो है, ठीक है, कंप्लीट सेशन जो रिकॉर्ड कर रखे हैं वो एक बार जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना। कहीं पे अगर दूसरा ये है कि अगर किसी सेक्शन में किसी प्रोविजन में प्रॉब्लम आती है तो वो प्रोविजन मेरे पास मेंशन कर देना, वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है। बट अदरवाइज as far as the TPA classes are concerned, I am covering it today itself, ठीक है। इसको आज मैं वाइंड अप कर रहा हूँ एंड बाय मंडे we are going to start with the Stamp Act, ठीक है। तो मंडे से अभी मेरे को 2 दिन लगेंगे बिकॉज स्टैम्प एक्ट में जो अमेंडमेंट्स है उनको एक बार कंसोलिडेट करके देखना है क्या क्या है। सो बाय मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट में मुझे थोड़ा सा एग्जॉस्टिव चलना पड़ेगा क्योंकि सभी के लिए वो करवाना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है।